नेक्स्ट है कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस। कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस सिंपल ये है कि जो आपकी पल्प से इन्फेक्शन सराउंडिंग एरियाज़ में जाएगी तो वहाँ पे अगर इरिटेशन माइल्ड होगी, आपकी इन्फेक्शन माइल्ड होगी, तो वहाँ पे वो बोन को स्टिमुलेट करेगी की और बोन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे मज़ीद बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये लोकलाइज्ड रेडियो ओपेक लीजन होगी और सिर्फ ये शो करेगी कि जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस है, यानी कि माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से, माइल्ड इरिटेशन की वजह से वहाँ पे आपकी जो बोन है वो मज़ीद डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई है। सिंपल ये है। कॉजेज़ यही है कि माइल्ड इरिटेशन की वजह से, पल्पल डिजीज़ की माइल्ड इरिटेशन की वजह से आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा हो गई है। यूजुअली ये सिम्टोमेटिक होती है, रेडियोग्राफिकली डायग्नोज होती है। रेडियोग्राफिकली आपको एक रेडियो पे एक लीजन मिलेगी रूट के साथ ही, और मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ में ये ज़्यादा कॉमनली मिलती है। हिस्टोपैथोलॉजी यही है कि डेंस बोन मिलेगी विद रिड्यूस्ड ट्रबैक्युलर बॉर्डर्स, जिसके साथ ऑस्टियोब्लास्ट्स लगे होंगे। ट्रीटमेंट सिंपल है कि आप जो इरिटेंट है पल्प के अंदर से जो आ रहा था उसको रिमूव करें, यानी आप एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करें, और मतलब उससे वो स्टॉप तो हो जाएगा, लेकिन जो वहाँ पे मतलब बोन एक्स्ट्रा बन गई होगी थोड़ी सी ज़्यादा, वो तो बनी रहेगी, लेकिन आपकी मज़ीद वो नहीं होगी। ठीक है, वो कहता है लीजन्स ऑफ कंडेंसिंग ऑस्टियाइटिस में परसिस्ट आफ्टर एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो वो जो चीज़ बन गई है एक्स्ट्रा वहाँ पे, वो तो बनी रहेगी, लेकिन वो मज़ीद ख़राब नहीं होगी या मज़ीद नहीं बनेगी वहाँ। नेक्स्ट एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन। तो एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन बेसिकली आपकी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाहर से सीमेंटम और सीमेंटम एंड डेंटिन ऑफ द रूट्स ऑफ द टीथ जो है वो रिजॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो रिजॉर्प्शन बेसिकली दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल है वो मज़ीद 3 स्टेजेस में या 3 टाइप्स में डिफरेंशिएटेड है। पहली एक्सटर्नल सरफेस रिजॉर्प्शन, ये सिंपल है कि आपकी जो सीमेंटम है आप समझें वो रिजॉर्ब होता जा रहा है। दूसरी एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रूट रिजॉर्प्शन, ये है कि जो आपका रिजॉर्ब हो रहा है पार्ट वो बाद में फाइब्रस टिश्यू या किसी और चीज़ से रिप्लेस हो जाएगा। और तीसरी एक्सटर्नल रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन, इसमें है कि वो बोन से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें ये बेसिकली होगा कि एंकलोसिस हो जाएगा, कि आपका पीडियल जो है वो रिजॉर्ब हो जाएगा सारा और उसकी जगह बोन आ जाएगी, तो टुथ जो है वो आपका एंकलोस्ड हो जाएगा। कॉजेज़ इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, ट्रॉमा से लेके एक्सेसिव फोर्सेज हो सकती हैं ऑर्थोडोंटिकली, या वैसे कोई ग्रैनुलोमा है, सिस्ट है, ट्यूमर्स है, ब्लीचिंग की है, इम्पेक्शन, ये सारी इसकी कॉजेज़ हो सकती हैं। जिसमें कोई कॉज नहीं मिल रही होगी उसको बेसिकली आप इडियोपैथिक रिजॉर्प्शन का नाम देंगे। हिस्टोपैथोलॉजी है। फिर हिस्टोपैथोलॉजी सिंपल है कि हो ये रहा है कि बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो आपकी उसको तो रूट को जो है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिकली जब आप देखेंगे तो अगर स्मॉल है तो आपको छोटा सा एरिया मिलेगा जिसमें सीमेंटम जो है वो रिजॉर्ब हुई होगी और कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस हुई होगी, या ये भी हो सकता है कि वो न्यू सीमेंटम से रिप्लेस हो गई हो। और दूसरी एक्सटेंट ये है कि लार्ज एरियाज ऑफ रिजॉर्प्शन होंगे और अच्छा खासा एरिया जो है वो आपका रिजॉर्ब हुआ होगा, और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी टिश्यू भी हो सकते हैं और नियोप्लास्टिक टिश्यू भी उसको रिप्लेस कर रहा होगा। तो छोटे से लेके ज़्यादा बड़े तक रिजॉर्प्शन हो सकती है। फिर सिम्टम्स हैं इसके, यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जब ज़्यादा रिजॉल्व कर देगा आपके स्ट्रक्चर को तो टूथ मोबाइल हो सकता है। उसके अलावा जब ये क्राउन तक पहुंच जाएगा तो, और अगर क्राउन में हो रहा होगा तो आपको ऑब्वियसली वो पिंक स्पॉट नज़र आएगा, जो आप पिंक टूथ कह सकते हैं उसको। और दूसरा है कि अगर तो रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन हो रही होगी तो वहाँ पे एंकालोसिस हो जाएगा। एंकालोसिस हो जाएगा तो उसमें मोबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, वो इंफ्राक्लूजन में चला जाएगा, क्योंकि बाकी थोड़ा थोड़ा इरप्ट कर देंगे, ये वाला नहीं करेगा। और तीसरी बात ये कि इसको जब आप परकस करेंगे तो इसमें से मेटालिक साउंड आएगी। तो एक्सटर्नल रूट रिजॉल्प्शन को डायग्नोज कैसे करना है, वो कहते हैं कि जो स्मॉल जो यानी स्टार्ट में अभी ये प्रोसेस होगा तो वो तो आप रेडियोग्राफिकली डिटरमिन कर सकते हैं, और अगर आप उसकी हिस्टोलॉजी करें तो उससे भी पता चल सकता है। उसके अलावा वो कहता है कि जो इसका बेसिक डायग्नोसिस है वो रेडियोग्राफिकली ही है। रेडियोग्राफिकली आपको ऐसे नज़र आएगा कि जो एक्सटर्नल सरफेस होगा वो कॉनकेव होगा जहाँ पे रिजॉल्प्शन हो रही है, उसके साथ आपको ना जो एपेक्स होगा टूथ का उसकी ब्लंटिंग नज़र आएगी, यानी वो ऐसे कह लें कि प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा होगा। फिर है कि अगर तो इसकी कॉज इन्फ्लेमेशन है, यानी किसी सिस्ट या ट्यूमर या ग्रैनुलोमा की वजह से हो रहा है ये, उसके प्रेशर की वजह से, तो जहाँ पे उसकी रेडियोलुसेंसी होगी ना उस लीजन की, उसके बिल्कुल साथ ही आपकी रिजॉर्प्शन हो रही होगी, और वो यूजुअली अपने प्रेशर की वजह से ये
करवाते हैं। और जो कि आपकी रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन होगी जिसमें एंकलोसिस होगा, उसमें आपका पीडीएल ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा, तो उसकी पीडीएल स्पेस आपको नज़र नहीं आएगी और वहाँ पे सारी बोन रिप्लेस हो गई होगी। फिर इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो आपने इंटरनल रिजॉर्प्शन से करना है। तो बेसिकली रेडियोग्राफिकली ही आपने डिटरमिन करना है। तो जो एक्सटर्नल रूट रिजॉर्प्शन है वो यही है कि आपकी ब्लंटिंग ऑफ द एपेक्स होगा, कंकेव शेप की आपकी एक्सटर्नल वॉल होगी और रैगिड एरिया मिलेगा आपको। और उसके अलावा जो इंटरनल है ना, उसमें ये होगा कि रूट कनाल आपकी जो होगी ना वो नॉर्मल नहीं होगी, रूट कनाल जो होगी उसमें बलूनिंग हुई होगी, जबकि जो एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन होगी उसमें रूट कनाल इंटैक्ट होगी, उसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन वो कहता है इशू तब आता है जब आपकी परफोरेशन हो गई होती है, तो फिर वो कहता है मुश्किल होता है ये पता करना कि ये इंटरनल रिजॉर्प्शन की वजह से हुई है या एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन की वजह से हुई। तो वो कहता है अगर आप मुख्तलिफ रेडियोग्राफ्स मुख्तलिफ एंगल्स पे रख के लें तो फिर उससे ये पता चल जाता है। तो एक्सटर्नल में यही होगा कि कनकेव सरफेस मिलेगा, रूट कनाल इंटैक्ट होगी और और ट्रीटमेंट इसकी सिंपल है कि आप रूट कनाल कर दें। जब रूट कनाल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उसके अलावा वो कहता है कि अगर कोई और कॉज है उसकी वजह से, पल्पल डिजीज़ की के अलावा किसी वजह से हो रही है, कोई ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस की वजह से हो रही है या किसी और लीजन की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से हो रही है, तो जो उसकी कॉज है आप उसको ख़त्म करें तो रिजॉर्प्शन रुक जाएगी। और एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन को वो कहता है अगर आप सर्वाइकल रिजॉर्प्शन है जो, उसको पल्प स्पेस इन्वेड करने से पहले रोक लें तो ज़्यादा उसका अच्छा प्रोग्नोसिस होगा। फिर डिफरेंस है ये टेबल फॉर्म में उसने बताया इंटरनल और एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन का। तो एक्सटर्नल में 3 तरह की हैं बेसिकली, सरफेस, इन्फ्लेमेटरी और रिप्लेसमेंट। तो सरफेस की टियोलॉजी यही है कि कोई लग्जेशन इंजरीज़ हो गई हैं जो पीडीएल की हैं, ट्रॉमेटिक एक्लूजन है या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की वजह से है, यानी ट्रॉमा के साथ कोई और के अलावा ट्रॉमा एक्लूजन ट्रॉमेटिक है, वैसे ट्रॉमा हुआ है या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की वजह से ये हो सकती है। तो ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन अगर ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए तो मोबिलिटी करवा सकती है। उसके अलावा इसके रेडियोग्राफिक फीचर्स नहीं होते और इसमें आपने सिर्फ कॉज रिमूव करनी होती है, एंडो की ज़रूरत नहीं होती। जो इन्फ्लेमेटरी रूट रिजॉर्प्शन है वो आपकी ऑब्वियसली जो भी पेरी रेडिकुलर टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से होगी, कोई ट्यूमर या सिस्ट प्रेशर लगा रहा है उसकी वजह से होगी, या फिर इंट्रूसिव लग्जेटिव केसेस में, यानी ट्रॉमा की वजह से अगर टूथ आपका इंट्रूड हो गया है तो उसकी वजह से होगा। क्लिनिकल फीचर यही है कि मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और अगर कोई आपकी लीजन पड़ी है तो उसके साथ साइनस ट्रैक्ट हो सकता है। रेडियोग्राफिकली ये है कि जो आपकी रूट और बोन है दोनों ही उसमें ना, यानी वो रिजॉल्व हो रहे होंगे, कैविटी नज़र आएगी वहाँ पे आपको बेसिकली। और उसके अलावा जो आपकी रूट कनाल होगी वो इंटैक्ट होगी, उसको कोई इशू नहीं होगा। तो इसमें भी यही है कि आपने एंडो करवानी, एंडो करेंगे तो ये ठीक होगा। तो एंडो में ये है बेसिकली आपने इंट्राकनाल मेडिकेमेंट रखनी है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगी बेसिकली, लेकिन इमेच्योर टीथ में वो ना रखें, उसकी जगह आप एमटीए रखें और एमटीए के साथ आप पहले एपेक्स बनाएं, यानी उसको उसकी एपेक्सिफिकेशन करें और उसके बाद उसकी ऑब्चुरेशन करें जब उसका एपेक्स बन जाए। और थर्ड है रिप्लेसमेंट रूट रिजॉर्प्शन, वो यूजुअली इंट्रूजन या रीप्लांटेशन के केस में होती है, यानी एक टूथ आपका एवल्स हो गया तो आपने उसको दोबारा लगा दिया जब अंदर, तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि रिप्लेसमेंट रूट रिजॉर्प्शन होगी, यानी आपके पीडीएल की जगह बोन ही बन जाएगी। तो उसके फीचर्स ये हैं कि मेटालिक साउंड एंड परकशन मिलेगी आपको। रेडियोग्राफिकली आप देखेंगे पीडीएल स्पेस ख़त्म हो गई होगी, वहाँ पे बोन होगी, लेकिन जो आपका रूट कनाल होगा वो इंटैक्ट होगा अगर वो परफोरेट नहीं कर गया तो। ट्रीटमेंट इसका सेम है इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन के साथ। और आखिरी इंटरनल रूट रिजॉर्प्शन वो है कि यूजुअली ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है उसके अंदर, या पल्पोटमी के बाद भी हो सकता है, वो कह रहा है क्राउन प्रिपरेशन या पल्पोटमी, यूजुअली सिम्टोमेटिक होती है अनलेस कि वो परफोरेट कर दे। और इसमें आपको बेसिकली रूट कनाल जो है वो इंटैक्ट नहीं मिलेगी, रूट कनाल आपकी बल्बस होगी और वहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ होगा, और इसकी भी एंडो करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। फिर है परसिस्टेंट एपिकल पेरिडोंटाइटिस, ये है वो पेरिडोंटाइटिस जो एंडो ट्रीटमेंट के बाद भी प्रेजेंट होता है, यानी आपने एंडो कर दी है उसके बाद भी उसको पेरिडोंटाइटिस के सिम्टम्स और वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो इसमें वो ये बताता है कि क्योंकि वो कम्प्लेक्स ही एक है रूट कनाल सिस्टम, तो यूजुअली आपके इंस्ट्रूमेंट्स या इरिगेंट्स और मेडिकेमेंट्स हर एरिया में नहीं पहुंच सकते,
तो कहीं ना कहीं अगर आपकी इन्फेक्शन पड़ी रह जाएगी, उसका सोर्स पड़ा रह जाएगा, तो वो ऑब्वियसली कंटिन्यू करेगी और डिज़ीज़ ख़त्म नहीं होगी प्रॉपरली। तो ये जो एरियाज़ हैं या जो चीज़ें हैं जो परसिस्टेंट करवा सकती हैं, उसमें आपकी एपिकल बायोफिल्म्स आ जाती हैं, एक्टिनोमाइकोसिस इन्फेक्शन है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हैं, कोई आपके गटापर्चा से फ़ौरन बॉडी रिएक्शन हो रहा है, स्कार टिश्यू बन गया या ग्रेनुलोमा है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है वो ई फेकैलिस है। ई फेकैलिस आपकी उस तरह का बैक्टीरिया जो एंडो के बाद भी यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो उसमें ये सबसे कॉमन होता है, ई फेकैलिस। तो ये वो MCQ आता होता है अक्सर के कौन सा बैक्टीरिया है जो एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टूथ्स के अंदर पेरिडोंटाइटिस करवाएगा, एपिकल पेरिडोंटाइटिस, तो वो ई फेकैलिस होता है। या कोई एंडो के बाद भी अगर आपकी डिजीज़ नहीं ख़त्म हुई तो यूजुअली ई फेकैलिस की वजह से होता है। लास्टली आपकी वो डिजीज़ हैं जो पेरी रेडिकुलर टिश्यूज़ की वो डिजीज़ हैं जो जिनका ओरिजिन एंडोडोंटिक नहीं है, यानी पल्प की वजह से वो नहीं हो रही, कोई और कॉज है उनका। तो इसमें बेसिकली आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं सीमेंटल डिस्प्लेजिया, सीमेंटोब्लास्टोमा, सिस्ट्स हैं, ट्यूमर्स हैं। सिस्ट में आपने पेरिएपिकल सिस्ट पहले भी पढ़ी थी। उसके अलावा आपके जिस तरह अमीलोब्लास्टोमा हो गया वगैरह वगैरह, तो वो उनके ऑब्वियसली सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बोन लॉस ज़्यादा होता है, मोबिलिटी होती है, रूट रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो वो कहता है कि इसको आप उससे डिफ्रेंशिएट करेंगे एग्रेसिवनेस की बेस पे, कि पेरी रेडिकुलर जो एंडोडोंटिक ओरिजिन की होंगी वो इतनी एग्रेसिव नहीं होंगी जितने ये ट्यूमर्स और सिस्ट्स एग्रेसिव होंगे। दूसरी ये बात है कि जो एंडोडोंटिक ओरिजिन की डिजीज़ होंगी उनमें आपको पल्प नॉन वाइटल मिलेगा, जबकि जो नॉन एंडोडोंटिक ओरिजिन की होंगी उसमें वो वाइटल होगा। और लास्टली वो बताता है कि एक कंडीशन जिसको एपिकल स्कार कहते हैं, वो कहता है उसमें भी एक रेडियोल्यूसेंसी होती है एपिकली, जिसको आप एंडोडोंटिक ओरिजिन की डिजीज़ से कंफ्यूज कर सकते हैं। वो इसकी हिस्ट्री ऐसी होती है कि एक टूथ होता है जो कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होगा, जिसकी पहले एंडोडोंटिक थेरेपी या कोई और सर्जिकल पेरी रेडिकुलर प्रोसीजर हुआ हुआ है जिसके ऊपर रेडियोग्राफ में आपको एक रेडियोल्यूसेंसी मिलेगी और उसके साथ आपको वेल ऑब्चुरेटेड रूट कैनाल मिलेगी, यानी एंडो का इशू नहीं होगा उसमें। तो बेसिकली वो कहता है कि ये भी आप उससे कंफ्यूज कर सकते हैं। मज़ीद इसमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसकी हिस्टोलॉजी करवाएंगे तो आपको डेंस कोलेजन बंडल्स मिलेंगे या फिर फाइब्रस टिश्यू से हीलिंग मिलेगी।